हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अधिगम के बारे में बताएंगे, जो आपके टेट, सीटेट, आरटेट आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस लेक्चर्स का पूर्ण रूप से आनंद उठाएंगे। तो आइए बात करते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब ये होता है कि सीखना, किसी क्रिया स्थिति के प्रति अनुक्रिया करना या उसके प्रति आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही क्या है, अधिगम है। अब स्किनर के अनुसार देखते हैं अधिगम की परिभाषा। तो स्किनर के अनुसार अधिगम की परिभाषा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब बात करते हैं अधिगम की विशेषता की। तो अधिगम की विशेषता: अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अधिगम विकास के लिए उत्तरदायी है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम खोज करना है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार से हो सकता है, अधिगम एक नया कार्य है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम वातावरण की ही उपज है और अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से जो कारक होते हैं वो वातावरण और क्या होता है, आनुवंशिकता होती है। लेकिन उसके अलावा भी अधिगम को विभिन्न प्रकार के और कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिपक्वता हुआ, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हुआ, विषय सामग्री का स्वरूप हुआ, सीखने का समय, थकान और प्रेरणा, सीखने की इच्छा, अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि और संपूर्ण परिस्थिति। अब बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों की। तो अधिगम के सिद्धांत के या अधिगम के नियमों को सीखने से पहले हम ये जानें कि कुछ विचारकों के अधिगम के प्रति दृष्टिकोण क्या है। यदि हम रायबर्न के अनुसार देखें तो शिक्षण विधि में इन नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य और अधिक संतोषप्रद हो जाता है। सबसे पहले सीखने के सिद्धांत में हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को दो प्रकार से देख सकते हैं, एक उनका मुख्य नियम और दूसरा उनका गौड़ नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए और 5 जो है वो गौड़ नियम दिए। मुख्य नियम में सबसे पहला नियम था तत्परता का नियम। आइए समझ लेते हैं तत्परता का नियम क्या होता है। यदि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति या बालक तत्पर रहता है तो वह उसे आसानी से कर पाएगा या उसे तत्काल कर लेगा। जैसे कि यदि किसी घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जाए और पानी पीने के लिए बाध्य न किया जा सकता है, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा। यदि वो पानी पीने के लिए तत्पर है तो वो तुरंत पानी पी लेगा। दूसरा थॉर्नडाइक का नियम है अभ्यास का नियम। ये नियम करत करत अभ्यास से जड़मति होती सुजान के आधार पर आधारित है। इसके 2 उपनियम हैं। एक तो है उपयोग का नियम। यदि कोई कार्य पहले किया है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात वह हमारे ज्ञान को स्थायी बना देता है। अनुपयोग का नियम: यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं किया जाए
तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। थॉर्नडाइक के तीसरे नियम के आधार पर प्रभाव का नियम, इसे कुछ किताबों में संतोष का या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को बार बार करते हैं, और यदि किसी कार्य को करने पे हमें असंतोष या दुख प्राप्त होता है तो वह कार्य को हम दोबारा नहीं करते हैं। ये उसके प्रभाव का सिद्धांत हुआ। अब आते हैं हम थॉर्नडाइक के गौण नियम पर आते हैं। गौण नियम को ही सहायक नियम कहते हैं। तो गौण नियम में पहला गौण नियम था बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में उसको प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा गौण नियम क्या होता है? मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से, जिस मेहनत से, जिस मन लगन से व्यक्ति करता है उसको वैसे ही उसी प्रकार की सफलता मिलती है। ये मनोवृत्ति का नियम बतलाता है। फिर क्या होता है? आंशिक क्रिया का नियम। यदि किसी कार्य को हम ना छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करें ना, तो वह काम जल्दी से पूर्ण होगा, उस कार्य को सीखने में अधिक सफलता मिलेगी। फिर नेक्स्ट गौण नियम है आत्मीकरण का नियम, या इसी को कहते हैं सादृश्यीकरण का नियम। यह कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्यों को नए ज्ञान से जोड़कर सिखाता है। नेक्स्ट क्या है? संबंधित परिवर्तन का नियम। क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसको ही साहचर्य परिवर्तन का नियम ही कहते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के अब आइए बात करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में कुछ फैक्ट। अब थॉर्नडाइक जो था वो 1913 में यूएसए में पैदा हुआ था। उसने अपनी जो है बुक्स लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी। उसका प्रयोग जो था वो भूखी बिल्ली पे था। उसने उद्दीपक के रूप में मांस का टुकड़ा और मछली का टुकड़ा प्रयोग किया था। इस सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। एक विशेष नोट इसमें देखिए, एक विशेष स्थिति को उद्दीपक कहा जाता है और विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ बिल्ली के समान ही बालक को चलना, चम्मच से खाना खिलाना, जूते पहनाना और वयस्क लोगों को ड्राइविंग करना, टाई की गांठें देना, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सिखा सकते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व आज देख लेते हैं। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास करने के लिए उपयोगी है। सफलता के प्रति बालकों में आशा का संचार करना इसका शैक्षिक महत्व है। कार्य की धारणा को स्पष्ट करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना भी इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। गणित विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए यह उपयोगी है। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का भी विकास भी जरूरी है। ये हुआ आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत।